आज 12 मई 2026 है और देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मतलब जो अपनी नीट यूजी 2026 है ना, वो पेपर लीक के भारी हंगामे के बाद आखिरकार रद्द कर दी गई है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। इसके साथ ही हम पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के कानूनी दस्तावेजों पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद आज सिर्फ खबर सुनाना नहीं है। सही बात है। हम एनटीए के सिस्टम की उन कमियों को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से लीक हर साल की कहानी बन गया है। बिल्कुल। और साथ ही हम उस मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बोझ को भी समझेंगे जो छात्रों पर डाला जा रहा है, और हाँ, उन कानूनी सुधारों पर भी बात करेंगे जो वाकई ज़रूरी है। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना मैं एक इमेजिनरी शेयर करना चाह रही थी। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 10 भारी भरकम डिजिटल ताले लगा दिए, 5G वाले सुरक्षा कैमरे लगा दिए। कोई भी बाहर से देखेगा तो कहेगा कि ये घर तो एकदम अभेद्य है। हाँ, बिल्कुल सेफ लगेगा। लेकिन आपने घर के पीछे की एक छोटी सी खिड़की पूरी तरह खोल दी है। मतलब एनटीए की पूरी कार्यप्रणाली और उनकी जो ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी का दावा है ना, मुझे लिटरली इसी घर की तरह लग रही है। मतलब ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है सिनेरियो पर। देखिए, ये सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार करोड़ों रुपए का लेकिन पूरी तरह से खोखला भ्रम है। बिल्कुल खोखला। और जब बात 22 लाख छात्रों के भविष्य की होना, तो ये भ्रम सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एनटीए ने 10 मई को जो नोटिस जारी किया था, अगर उसे पढ़े तो लगेगा कि हम किसी हॉलीवुड साई-फाई फिल्म की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी वो प्रेस विज्ञप्ति देखी थी। मतलब उनका दावा था कि प्रश्न पत्र जीपीएस ट्रैक वाले वाहनों ने भेजे गए थे। हर पेपर पर एक इनविजिबल वाटरमार्क था। हाँ, ताकि फोटो खींचे तो सोर्स पता चल जाए। एग्जैक्टली। और परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे थे। और डिजिटल नकल रोकने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी 5G जैमर भी लगाए गए थे। कागजों पर ये सब बहुत परफेक्ट लगता है, कोई भी मान लेगा कि यहाँ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जमीनी हकीकत मतलब वो एकदम उलट थी। बिल्कुल। एक तरफ दिल्ली में एजेंसी इन दावों का बखान कर रही थी और दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस की एसओजी की जांच को छौरी कहानी बयां कर रही थी। हाँ, वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप वाली रिपोर्ट ना। बिल्कुल। उनके एडीजीपी विशाल बंसल ने प्रेस को बताया कि परीक्षा से कई हफ्ते पहले ही लगभग 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था। और ये कोई रैंडम गेस्ट पेपर नहीं था। यही तो सबसे खौफनाक हिस्सा है। इस पीडीएफ में करीब 400 प्रश्न थे, और जब असली पेपर सामने आया तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग 135 से ज्यादा सवाल उस पेपर से हूबहू मिल गए। शब्द दर शब्द मिले। हाँ, मतलब अब यहाँ पर आपकी वो पीछे की खुली खिड़की वाली बात साबित होती है। आप एग्जाम सेंटर पर 5G जैमर लगा रहे हैं, लेकिन एग्जाम से 2 हफ्ते पहले ही पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर आ चुका है। तो जैमर उस वक्त क्या करेगा जब खेल पहले ही खत्म हो चुका? देखिए, इसे ही सिस्टमिक फेलियर कहते हैं। समस्या तकनीक में नहीं है, समस्या उस ह्यूमन सप्लाई चेन में है जो इस तकनीक को ऑपरेट कर रही है। हाँ, इंसान ही तो सिस्टम चला रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 2024 के नीट विवाद में भी यही मैकेनिज्म काम कर रहा है। उस वक्त सीबीआई की जांच में हजारीबाग के ओएसएस पब्लिक स्कूल का मामला सामने आया। मुझे वो केस याद है, वो स्ट्रॉन्ग रूम वाला मामला, राइट? हाँ, वही। नियम के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम की डिजिटल लॉकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन असलियत में स्ट्रॉन्ग रूम का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। हे भगवान! एक लोकल व्यक्ति ने एक साधारण टूलकिट से ताला खोला, एक छोटे से लाइटर से ट्रंक की सील पिघलाई, पेपर बाहर निकाला, अपने फोन से फोटो खींची और वापस उसे वैसे ही सील कर दिया। मतलब आपके जीपीएस ट्रैकर ट्रक की लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन जब वहाँ बैठा इंसान ही सिस्टम से मिल जाए तो कोई कैमरा काम नहीं आता। बिल्कुल काम नहीं आता। एग्जाम सेंटर के बाहर जो चेकिंग होती है वो किसी हाई सिक्योरिटी जेल जैसी होती है। हाँ, कपड़े जूते सब चेक होते हैं। लड़कियां खास तरह के इयररिंग्स नहीं पहन सकती, आपको चप्पल में आना होता है, यहाँ तक कि पानी की बोतल का लेबल भी हटा दिया जाता है। मतलब एक 18 साल के बच्चे की पूरी पुलिसिंग की जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस वक्त उस बच्चे के कपड़ों की सिलाई चेक हो रही होती है, उसी वक्त सेंटर के बाहर वही पेपर 5 लाख से लेके 500 रुपए तक में व्हाट्सएप पर बिखरा होता है। ये तो ईमानदार छात्र की मेहनत का सीधा मजाक उड़ाना है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में ना झारखंड के पलामू जिले के एक छात्र का इंटरव्यू था। सुधांशु नाम है उसका। मैंने भी देखा था वो। उसने पटना में रहकर 2 साल तैयारी की थी। मॉक टेस्ट में उसके 650 से ज्यादा नंबर आ रहे थे।
पर एग्जाम कैंसिल होने के बाद उस लड़के ने कैमरे पर जो कहा उसमें गुस्सा कम और खौफ ज्यादा था। हाँ, उसने कहा था कि जरूरी नहीं अगली बार भी उसका मानसिक संतुलन वैसा ही रहे। एग्जैक्टली उसने कहा कि क्या गारंटी है कि अगली बार भी मेरे उतने ही अच्छे अंक आए। वो जो अनिश्चितता है ना, वो बहुत खौफनाक है। देखिए, साइकोलॉजी में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब इंसान को लगने लगता है कि आउटकम उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक से सीबीआई ने शुभम खैरनार नाम के एक 30 वर्षीय बीएएमएस छात्र को हिरासत में लिया। मतलब ये लोग खुद उसी सिस्टम का हिस्सा है। शुभम का केस तो इस पूरी इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट सप्लाई चेन को समझाता है। उसने पुलिस को बताया कि उसने गैस पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा था और फिर हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया। मतलब ये पूरी तरह से एक B2B बिजनेस मॉडल बन चुका है। थोक में खरीदो, अपना मार्जिन रखो और आगे सप्लाई कर दो। हाँ, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए शुभम ने अपने बाल कटवा लिए, हुलिया बदल लिया। इनका नेटवर्क कोचिंग हब्स और पीजी हॉस्टल्स में बहुत गहरे तक फैला है। पर यहाँ मेरी एक उलझन है। सरकार ने तो अभी 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया था ना? बिल्कुल किया था। इस कानून में तो 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। फिर ये लोग डर क्यों नहीं रहे? अगर 1 करोड़ का जुर्माना खौफ पैदा नहीं कर रहा, तो क्या ये कानून सिर्फ कॉस्मेटिक है? देखिए, कानून कागजों पर सख्त है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सजा की सख्ती से ज्यादा सजा की निश्चितता मायने है। हमारे यहाँ समस्या कानून की कमी नहीं, न्याय में लगने वाला समय है। मतलब वो जो सालों साल केस चलते रहते हैं? हाँ, वही विशेष साइकिल। जो सिंडिकेट 50 करोड़ कमा रहा है, उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना कोई खौफ नहीं है। वो उनके लिए बस एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हाँ, बिजनेस करने की कॉस्ट मान लेते हैं इसे। बिल्कुल, महंगे वकील होते हैं इनके पास, लूप होल से बिल मिल जाती है। इसीलिए तेलंगाना के HRDA मतलब हेल्थ केयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कुछ बहुत ही रेडिकल रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है एनक्रिप्टेड पेपर ट्रांसमिशन। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये काम कैसे करेगा? NTA तो पहले ही कहता है कि उनके पेपर सुरक्षित ट्रकों में जाते हैं। HRDA का कहना है कि फिजिकल पेपर छापने की ये व्यवस्था खत्म करनी होगी। ट्रकों में पेपर भेजना, स्ट्रॉन्ग रूम में रखना, यही तो इंसानी दखलंदाजी होती है। एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन का मतलब है पेपर सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट होगा और वो सीधे सेंटर के सर्वर पर जाएगा। पर डिक्रिप्ट कब होगा? अगर सुबह 6 बजे डिक्रिप्ट हो गया तो फिर व्हाट्सएप पर आ जाएगा। यही तो कोर मैकेनिज्म है। डिक्रिप्शन पासवर्ड एग्जाम शुरू होने के ठीक 5 या 10 मिनट पहले सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास आएगा। उसी वक्त हाई स्पीड प्रिंटर्स से पेपर प्रिंट होंगे। या फिर पूरी परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही बदल दिया जाए। बिल्कुल, जब फिजिकल पेपर होगा ही नहीं तो कोई कर्मचारी चुराएगा कैसे? बिजनेस मॉडल ही कोलैप्स हो जाएगा। थियोरी में तो ये बहुत शानदार है, पर चलिए प्रैक्टिकल होके सोचते हैं। भारत के दूर दराज इलाकों में छोटे सरकारी स्कूलों में क्या एग्जाम से 10 मिनट पहले 500 बच्चों के पेपर प्रिंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब 22 लाख बच्चों के भविष्य की बात है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, वो तो है। NTA ने स्वतंत्र ऑडिट मैकेनिज्म की भी बात कही है। NTA खुद अपना ऑडिटर नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो अचानक से ऑडिट कर सके। लेकिन क्या हमें डिमांड साइड को भी नहीं रोकना चाहिए? जो पेपर खरीद रहे हैं उनमें भी तो डर होना चाहिए ना? एकदम सही। सुझाव है कि जो भी उम्मीदवार पेपर खरीदते पकड़ा जाए उस पर लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए। जब तक करियर खत्म होने का डर नहीं होगा, लोग 15 लाख देते रहेंगे। बात यह है कि क्या हम बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, जबकि असल बीमारी खुद हमारी परीक्षा का ढांचा है। क्या पूरे देश के लिए सिर्फ एक मेगा एग्जाम का ये मॉडल ही सबसे बड़ी खामी नहीं है? ओ, मतलब आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन एग्जाम वाला जो कॉन्सेप्ट है वही प्रॉब्लम है? बिल्कुल। सिस्टम्स इंजीनियरिंग की भाषा में इसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। इसे आसान भाषा में इमेजिन करें तो पूरे भारत के 22 लाख छात्र, उनका पूरा भविष्य, परिवारों का पैसा, सब कुछ सिर्फ एक दिन, एक समय और एक ही प्रश्न पत्र पर टिका है। हाँ, सब कुछ एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड है। तो किसी भी क्रिमिनल नेटवर्क के लिए उस एक पेपर को हैक करने का लालच बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें पता है कि इस एक सिंगल पॉइंट को क्रैक कर लिया तो रातों रात 100 करोड़ बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। जब पूरा भार एक ही बिंदु पर होता है तो उसका टूटना लगभग तय है। अमेरिका के SAT या GRE एग्जाम्स को देखें तो वो साल में ही कई बार होते हैं। हाँ,
और अलग-अलग सेंटर्स पर अलग पेपर होते हैं। बिल्कुल। अगर किसी एक सेंटर पर लीक होता भी है तो उसका असर पूरे देश के लाखों छात्रों पर नहीं पड़ता। ये तो हम सभी के लिए बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। क्या अब इस भारी भरकम और रिस्की मॉडल पर पुनर्विचार करने का वक्त नहीं आ गया है? बिल्कुल आ गया है। इस पर राष्ट्रीय स्तर की बहस होनी चाहिए। शायद समय आ गया है कि इस विशाल सिस्टम को छोटे विकेंद्रीकृत चरणों में बांटा जाए। हाँ, डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि अगर कोई एक खिड़की खुली भी रह जाए तो पूरा का पूरा घर एक साथ ना गिरे। एकदम सही कहा। मतलब अगर आपके पास खजाना है तो उसे एक तिजोरी में रखकर 10 ताले लगाने से अच्छा है कि उसे अलग अलग सुरक्षित जगहों पर बांट दे। कम से कम वजूद एक ताले के भरोसे तो नहीं रहेगा। नीति निर्माताओं को अब इस मेगा एग्जाम मॉडल के बियॉन्ड सोचना ही होगा, क्योंकि हर साल एक नई कमेटी बनाना काफी नहीं है। खैर, इस विस्तृत चर्चा में आज इतना है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है कि ये सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने का मामला नहीं है, ये हमारे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल है।